हाय दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करती हूँ और अब तक हमारे वीडियो को प्यार देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने हाल फिलहाल में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स, बुक्स देखे पढ़े होंगे, तो कई इन्फ्लुएंसर से सुना होगा इंडियाज एरा हैज अराइव्ड और इंडिया इमर्जेस एज अ न्यू ग्लोबल लीडर। 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे। हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम हसल कर रहे हैं। ये सब देख सुनकर आपके मन में भी यह ख्याल आता होगा कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो इंडिया कभी यूएसए या वेस्टर्न अलाइज के आगे झुक जाया करता था, वो आज उनके प्रेशर में नहीं आ रहा, उल्टे उन्हें आंखें ही नहीं आईना भी दिखा रहा है, जैसे कि इन न्यूज क्लिपिंग्स को देखिए। तो वहीं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का यह बयान सुनिए। Actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. So I think it's something which, if European political leadership understandably would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. क्या धोया है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वेस्टर्न कंट्रीज को? कभी इंडिया ऐसे जवाब देगा, इसका सपना मेरी ही तरह आप सब भी सालों से देखते आए होंगे, है ना? वैसे आपको इस पर कोई डाउट तो नहीं ही होना चाहिए कि इंडिया ग्लोबल लीडर है या नहीं। डाउट हो भी कैसे भला, जब पूरा वर्ल्ड दो वॉर से जूझ रहा है, तो पूरी दुनिया यही तो कह रही है कि इंडिया कैन स्टॉप द वॉर। I believe my NSC colleagues have spoken to this. I'll just add that and just reiterate that India is a strategic partner with whom we engage in full and frank dialogue, including their relationship with Russia. And we've talked about this before. So we think it's critical that all countries, including India, support efforts to realize an enduring and just peace when it comes to Ukraine. It is important for all our allies to realize this. I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. Mr. Modi can convince. I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyal. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. वैसे 10 साल पहले तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल ही था, नहीं? ऐसे में इतना तो साफ है कि पिछले एक दशक में भारत स्ट्रांगली वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है और ऑब्वियस सी बात है, इसका क्रेडिट जाता है 2014 में आई नई गवर्नमेंट के स्ट्रेटजिक एफर्ट्स और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को। तो चलिए इन इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स को जानते हैं, लेकिन इसके पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, यूएसए सुपर पावर क्यों है? इकोनॉमी ही है उसका मेन रीज़न या कुछ और? ऑब्वियसली इकोनॉमी है ना। तो इकोनॉमिकल लेवल अप करने के पहले बात तो बननी नहीं थी, इसलिए सरकार ने सबसे पहले इसी को सुधारने पर जोर दिया। इसी का असर रहा कि 2014 में जो इंडिया कभी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की रैंकिंग में 10वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर खड़ा है। और तो और आज इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, PLI स्कीम जैसे कई इनिशिएटिव से गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में काम करके बिजनेस और फॉरेन फंडिंग को इंडिया में अट्रैक्ट भी किया। आज इसी का असर है कि इंडिया वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 रैंक से 63 रैंक पर पहुंच गया। तो देश में FDI इन्फ्लोज 2014-15 के $45.14 बिलियन से बढ़कर 2021-22 में $84.83 बिलियन हो गया, जबकि देश में ओवरऑल एक्सपोर्ट 2013-14 के $466.22 बिलियन से बढ़कर $750 बिलियन से भी अधिक हो गया। तो वहीं इन 10 सालों में इंडिया का फॉरेक्स 2014 के $304.2 बिलियन से बढ़कर $700 बिलियन से भी अधिक हो गया। इतना ही नहीं, इन 10 सालों में यूएसए की डॉलर हेजेमनी का भी इंडिया ने तोड़ निकाल दिया। इस डी-डॉलराइजेशन के डायरेक्शन में बढ़ते हुए भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए UAE और रूस जैसे देशों के साथ रुपये में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो वहीं बांग्लादेश के साथ भी इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड रुपये में की, जबकि कई देशों से इस बाबत बातचीत जारी है। तो ब्रिक्स देश भी इसके लिए एक साथ आने को रेडी हो गए हैं। और तो और आज इंडियाज इनोवेशन UPI सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 7 देशों UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी काम कर रहा है। यानी सरकार ने पहले देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया और फिर ग्लोबल लीडर के लिए अपनी दावेदारी की। इस दिशा में बढ़ते हुए PM मोदी ने सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की मांग करते हुए UNSC में भारत को परमानेंट सीट देने के लिए इंटरनेशनल मुहिम छोड़ी। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस।
इस मुहिम को समर्थन मिला भारत की वसुधैव कुटुंबकम या समस्त विश्व ही मेरा परिवार है कि अपने प्रयासों से, यानी संकट के समय हमेशा दुनिया के साथ खड़े रहने से। कोविड महामारी में भारत ने वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी के तहत लगभग 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई किया और देखिए वर्ल्ड लीडर्स ने कैसे भारत की प्रशंसा की। Including India, whose vaccine Maitri initiative enabled the full first round of vaccination for our other population. From the very outset, the Republic of India was a reliable partner and friend, whose assistance was critical to our pandemic response. Despite its own challenges and responsibilities, as just elucidated by our colleague Hugh, वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण जब दुनिया में अनाज संकट उभरा तो एक बार फिर भारत मसीहा बनकर सामने आया। जहाँ तक गेहूं का मामला है, निश्चित रूप से गेहूं की उपलब्धता हमारे पास है। वर्तमान परिस्थितियों में दुनिया को भी गेहूं की आवश्यकता है। मैं समझता हूं दुनिया की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार भी है और तत्पर भी है। जबकि 2015 के यमन क्राइसिस में भी पूरी दुनिया ने भारत से मदद की आस लगाई, तो सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से मची तबाही के बीच इंडिया द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त अभियान ने लाखों का दिल जीता। वहीं भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए 2015 में ऑपरेशन मैत्री चलाकर अर्थक्वेक अफेक्टेड नेपाल की मदद की, तो श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों की फाइनेंशियल क्राइसिस में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाकर उन्हें डूबने से बचाया और अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे सभी देशों में इंफ्रा डेवलपमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करते हुए उन्हें स्टेबल कंट्री बनाने के लिए काम किया। इन सब के तहत कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज में भी भारत ने खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। आज भारत मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ माँ के नाम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसे कई पहलों के साथ वर्ल्ड को लीड कर रहा है। तो वहीं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं से भारत ने वर्ल्ड को यह भी बताया कि चेंजेस कैसे लाए जाते हैं। इसी का असर है कि आज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो में 4th, विंड पावर कैपेसिटी में 4th और सोलर पावर कैपेसिटी में वर्ल्ड में 5th रैंक पर है। इन सबसे इतर सरकार ने डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडियन डायस्पोरा को एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में भी यूज़ किया। जैसे कि यूएन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय ही हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 मिलियन है और इनके कारण इंडिया को सबसे ज़्यादा 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटांस मिला है। इंडिया के इस डायस्पोरा ने बंगलुरु, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे कई शहरों को आईटी और एमएनसीज हब बनाया है, तो देश के एफडीआई में भी इस डायस्पोरा का बड़ा रोल है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा ये डायस्पोरा पॉलिटिकल प्रेशर्स और मिनिस्ट्रियल और डिप्लोमेटिक लेवल्स के लॉबिंग में भी काम आता है, तो वहीं दूसरे कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने में, जैसे कि यूएई में बना हिंदू मंदिर और यूएस के कई स्टेट्स में दिवाली के दिन ऑफिसर होलीडे इसके एग्जाम्पल है। यही कारण है कि पीएम अक्सर विदेश यात्रा के दौरान इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, तो वहीं सरकार इन्हें अपने देश की जड़ों से जोड़ने के लिए नो इंडिया, स्वर्ण प्रवास योजना, ट्रेसिंग द रूट्स जैसे कई प्रोग्राम भी चला रही है। वैसे आपको हाउडी मोदी प्रोग्राम तो याद ही होगा ना, उसे भला कौन भारतीय भूल सकता है। इसे इतर इंडियन आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करते हुए भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर नई पहचान दिलाई है, जैसे कि योग, आयुर्वेद, मिलेट्स एटसेट्रा। इसको ऐसे समझिए कि जहां 2014 में यूएन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया, तो 2016 में योग यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड हुआ। जबकि 2023 में जब यूएन हेडक्वार्टर्स में 9वां योग दिवस मनाया गया, तो इसमें 180 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉग्निशन अपने नाम किया। अब अगर आयुर्वेद की बात करें तो 2023 में इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड G20 की न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में हुआ। और तो और जहां 2014 में आयुष एक्सपोर्ट 9,000 करोड़ का था, वो मात्र 6 साल में बढ़कर 12,715 करोड़ का हो गया। जबकि 2023 में भारत ने मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने की लॉबी की और यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर अनाउंस भी किया, जिसने एक बार फिर भारतीय संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराया। इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे कि जापान के पीएम को भारत दौरे पर पानी पूरी खिलाना, व्हाइट हाउस में गरबा मनाना, विदेश में भारतीय मंत्रोच्चार को मिलता बढ़ावा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ ही भारत ने हार्डकोर डिप्लोमेसी का भी यूज़ किया, जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक करके और पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करके इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट अपना स्टैंड क्लियर करते हुए साफ मैसेज दे दिया कि भारत टेररिज्म पर कोई बट एक्सेप्ट नहीं करेगा। टेररिज्म इज एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी and that can be no ifs and buts in dealing with it.
भारत के इन सभी एफर्ट्स को ऐसे समझा जा सकता है कि भारत जहां रूस के करीब है तो वहीं अमेरिका का दोस्त भी है, जबकि ग्लोबल साउथ का लीडर भी। वह G20, क्वाड और I2U2 जैसे वेस्टर्न अलाइज मंच का भी साझेदार है तो SCO, ब्रिक्स जैसे ग्रुप का इम्पोर्टेंट हिस्सा भी। वह इसराइल के साथ खड़ा है तो फिलिस्तीन की मदद करने से भी नहीं हिचकता, तो वहीं उसे यूक्रेन भी उम्मीद भरी नजरों से देखता है तो ईरान भी। A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. वहीं हालिया समय में चीन को भी भारत ने ये मैसेज दे दिया है कि वह कितनी ही कोशिश कर ले, न भारत के एक टुकड़ी जमीन को हथिया पाएगा, न ही पड़ोसी देशों को उससे दूर कर पाएगा। जैसे कि जब 2014 में भारत ने पहली बार चीन के इस एम्बिशियस प्लान का विरोध किया था, तब वो अकेला था, लेकिन आज इटली, ब्राजील जैसे देश भी इसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो वहीं चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की काट निकालते हुए भारत ने अपना डायमंड नेकलेस भी बना लिया। इन सब के अलावा 100 से भी ज़्यादा कंट्री में डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट देकर इंडिया ने अपने कई स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाए हैं। तो स्पेस सेक्टर में चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन जैसे कई कीर्तिमान स्थापित कर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है, जिससे आज सभी कंट्री जुड़ना चाह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो सिर्फ 1 या 2 सेक्टर में नहीं, बल्कि हर सेक्टर में ग्रोथ करके इंडिया बना है आज का बॉस। Prime Minister Modi is the boss.